जब पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट बेसिकली होता क्या है, पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट या रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट भी हमसे कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जी वी आर परचेजिंग एन एसेट बट वी आर मेकिंग द पेमेंट less than the purchase price. What is the reason behind? Let's discuss about it. Let's suppose we have purchased a machine for 20,000. So I will debit machine with 20,000. I have purchased the machine for 20,000, but instead of making the full payment, I am crediting bank by 16,000 because the remaining amount has been given to me as trade-in allowance. So what said trade-in allowance? Trade-in allowance is the concession which you have received because of the replacement of the old asset, because of the part exchange of the old asset. Part exchange का मतलब है कुछ हिस्सा, एसेट का कुछ हिस्सा पार्ट एक्सचेंज हो गया, यानी पुराने एसेट के बदले आपको उतनी अमाउंट में छूट मिल गई है। अच्छा चलें ऐसे कर लें कि 20,000 रुपए का एसेट मैंने खरीदा, पेमेंट मैंने की 16,000, अब 4,000 रुपए मुझे पे क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि पुराने एसेट के बदले अगले बंदे ने हमें 4,000 रुपया छोड़ दिया है, यानी कि पुराने एसेट के बदले हमने पुराना एसेट को दे दिया है, जिसके बदले उसने नए एसेट में से 4,000 कंसेशन दे दी हमें। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि 4,000 का हमारा पुराना एसेट सेल ही हो गया ना। अच्छा सर वो कैसे, मैं बताता हूं। सपोज करो आप मशीन खरीदो पूरे 20,000 की और आप पेमेंट भी करो पूरा 20,000, और उसके बाद पुराना एसेट आप उस बंदे को बेच दो 4,000 का, तो वो 4,000 आपको वो पे कर देगा। इसका मतलब 20,000 आपने पे किया उसको और बाद में 4,000 रुपया उसने आपको पे कर दिया, तो पे कितना किया असल में आपने? 16,000। तो बात तो वही हो गई। इसका मतलब है पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट या रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट का मतलब ये कि आप एक एसेट खरीद रहे हैं और दूसरा एसेट आप बदले में उसको दे रहे हैं और उसके बदले कुछ पैसों में कंसेशन मिल रही है आपको, या आप ये भी कह सकते हैं कि पुराना एसेट उतने का सेल हो गया है। यू आर परचेजिंग एन मशीनरी फॉर 20,000 but you are making payment of 16,000. The remaining amount has been concession has been given to you. That is known as trade-in allowance, क्योंकि उतने पैसे आपको पे नहीं करने पड़े। आपको पुराने एसेट के बदले उतनी बचत हो गई है, आपको पुराने एसेट के बदले उतनी छूट मिल गई है, आपको पुराने एसेट के बदले उतनी अमाउंट सेव हो गई। तो ये एंट्री होती है नए एसेट को खरीदने की। अब बात करते हैं इस पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट या रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट के दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं नया एसेट परचेज करना, जिसकी एंट्री मैंने आपको सामने करवा दी है। एंट्री क्या होगी? मशीनरी डेबिट 20,000, बैंक जितना आप पे कर रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी अमाउंट आपकी जो कि कंसेशन में आपको बचेगी, जो भी अमाउंट, दैट इज ट्रेड इन अलाउंस 4,000, जो कि आपको पे नहीं करना पड़ा, विच इज योर इनकम बेसिकली, बिकॉज द ओल्ड एसेट हैज बीन सोल्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 4,000। तो बेसिकली इसके दो एसेट हैं, एक जो नया एसेट हमने परचेज किया और दूसरा जो एसेट रिप्लेस हो रहा है उसका हम वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम करते हैं डिस्पोजल ऑफ एन एसेट का। सेम ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हम डिस्पोजल ऑफ एन एसेट का है वो सेम ट्रीटमेंट हम करते हैं पुराने एसेट के बदले। पुराना एसेट जो है वो बेसिकली हमारा सेल ही हो रहा है, एक तरह से वो हमारा असल में बिक ही रहा है, ठीक है जी, कि उतने का वो सेल हो रहा है। तो नया दो हिस्से हमने इसके कर लिया। एक तो जब नया एसेट आप परचेज करेंगे तो उसके बदले आप क्या एंट्री पास करेंगे? मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट और ट्रेड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा आपका 4,000 से, इतने पैसे आपको पे नहीं करने पड़े। और दूसरा जो पार्ट है इसी पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट के टॉपिक का, वो है डिस्पोजल ऑफ एन एसेट का, यानी जो एसेट आप बेसिकली बदले में दे रहे हैं पुराना एसेट, वो असल में सेल हो रहा है और उसके सेल के बदले आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 4,000। सपोज करें जो पुराना एसेट था उसकी कॉस्ट 16,000 थी, सॉरी 15,000 थी, उस पर अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी हुई थी 5,000, सपोज कर लें अब तक, यानी टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट, द कॉस्ट वाज 15,000 एंड टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट वाज 5,000 फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी? 10,000। अब आपने इसको सेल कितने की है? असल में 4,000 का, क्योंकि जो पैसे आपको छूट मिली है वो उसका सेल ही हुआ है ना 4,000। तो आपको बेसिकली इस एसेट पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, कितने का? 6,000। And with this procedure, you will prepare the disposal account. पुराना एसेट आपका बिक रहा है, उसका हम वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम डिस्पोजल ऑफ एन एसेट का करते हैं ट्रीटमेंट नॉर्मली। सिर्फ ट्रेड एंड लॉन्स को हम क्या सपोज करेंगे? डिस्पोजल प्रोसीड्स। इतने पैसे एसेट को बेचकर आपको मिल गए हैं या पे नहीं करने पड़े, बात तो एक ही है। ये दो डिफरेंट पोजीशन जो आपने लेनी है पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट के केस में, वन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द परचेज ऑफ ए न्यू एसेट
the entry have been passed in front of you, and the other one is from the point of view of the asset which has in part exchange, that is disposal of an asset. जी हिंदी बॉलिंग देखनी है यार जी, कुछ कह रहे हो आप जी? मजा तो आवे ना पहली गेंद ते रिजवान नु आउट करे भाई आप मुल्तान वर्सेस तेरी आवाज आ रही है, तू पढ़ रहा है कि तू बातें कर रहा है मामा जी? सॉरी सर हाथ लग गया था यार ध्यान तो वो तो ठीक है, हाथ लग गया था वो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो मुझे बड़े सख्त हाथ लगा रहे हो। यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि आप जो है वो पढ़ाई में पढ़ा रहा हूँ, आपका ध्यान ही उधर है, पूरे ज़बान को आउट करो। नहीं सर ढाई बजे ना आपने तो मुझे आउट कर दिया है। नहीं सर मुझे तो आउट ना करो, मैं खप रहा हूँ इधर और आपका ध्यान ही नहीं इधर जाती है यार। ये तो चले जी सर। क्वेश्चन है जी हमारा मई जून 18/8/21 का। The following information has been extracted from the books of account of FA Limited at 1st January. मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दिया हुआ है 1,24,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है 54,250 अब तक जो हुई है। The following information is also available. All the companies motor vehicle have been purchased on 1st January 2014 में हमने खरीदे हैं। On 1st July 2016 a new motor vehicle was purchased for 48,000. The cost was settled by a check payment of 28,000. The balance by the part exchange of an old vehicle. The vehicle that was part exchange had cost 36,000. और कंपनी की पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट 25% per annum using reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of purchase but not in the year of disposal. तो एनुअल बेसिस है आपकी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पार्ट एक्सचेंज भी हो रहा है, आपने मोटर व्हीकल अकाउंट बनाना है, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट भी बना के दिखाना है। मैंने कहा आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या है। वापस सवाल पे आ जाते हैं हम, और अब हम सबसे पहले जो नया एसेट आपने परचेज किया है उसकी मैं आपको एंट्री पास करके दिखाना चाह रहा हूँ, और इस वाले को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। तो जो नया एसेट आपने परचेज किया उसकी एंट्री हमारी क्या होगी कि आपने मोटर व्हीकल जो नया परचेज किया है उसकी अगर मैं एंट्री पास करना चाहूँ तो वो क्या होगी? एज यू नो दैट मोटर व्हीकल डेबिट कितने से होगा? 48,000 से, जितने का मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है जी, 48,000 से। अब आप पे कितना कर रहे हैं चेक पेमेंट के थ्रू? 28,000 बैंक हम क्रेडिट कर रहे हैं से 28,000 से, और बाकी अमाउंट जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगा ट्रेड इन, वो आपकी आ जाएगी कितनी? 20,000 जो बच गई आपकी अमाउंट, जो आपको पे नहीं करनी पड़ी अमाउंट। मोटर व्हीकल डेबिट होगा 48,000, बैंक 28,000, और ट्रेड इन आपका क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, जो आपको अमाउंट पे नहीं करनी पड़ी, या आपके पैसे वो क्या हो गए? सेव हो गए एक तरह से आपके लिए। अब हमने बनाना क्या है? आपको पता है तीनों अकाउंट बनाने। एक हमने बनाना है जी मोटर व्हीकल अकाउंट, वो हम बना लेंगे जी। हमने बनाना है जी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। लास्ट में आपने क्या बनाना है जी? डिस्पोजल अकाउंट। वो मैं बाद में बनाता हूं, पहले हम इस अकाउंट को डेवलप करते हैं। तो इसे हम कहते हैं व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि कलसूम हमारे पास एसेट अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले से डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट मौजूद है, पहले से अमाउंट गिवन है। देखिए एसेट अकाउंट में पहले से मोटर व्हीकल एट कॉस्ट दिया है आपको कितना? 1,24,000 का मोटर व्हीकल एट कॉस्ट आपको दिया है। डेफिनेटली आप 2016 का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। I will write the name of the year and I will write over here 1 को आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन, जो कि 1,24,000 का है, which shows कितने एसेट आपके पास पहले से पड़े हुए हैं। इस तरह डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आप लिख सकते हैं ब्रॉट डाउन, जो कि दिया हुआ है आपको 54,250 का, कि आपके पास पहले से जो भी एसेट पड़े हुए हैं उन पर इतनी डेप्रिसिएशन जो है वो हो चुकी है। वो आपका ब्रॉट डाउन आ जाएगा कितना? 54,250 से, यानी कि इतनी डेप्रिसिएशन आपके पास मौजूद है या हो चुकी है। अब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है दोबारा से। 1st जुलाई को न्यू मोटर व्हीकल वाज परचेज फॉर 48,000. द कॉस्ट वाज सेटल्ड बाय चेक पेमेंट ऑफ 28,000. द बैलेंस बाय द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड व्हीकल. और जो व्हीकल आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट 36,000 उसने बताया कि वो है। तो सबसे पहले जो नया एसेट खरीदा आपने उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। वो क्या हो रही है? मोटर व्हीकल डेबिट हो रहा है। हमने कब परचेज किया था? 1st जुलाई को। तो हमारी डेट बनेगी 1/7। डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? एक तो बैंक की वजह से, कितने से? 28,000 से। और इसी डेट को दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको, उसकी जो नाम है वो अलग है,
वो ट्रेड इन है और वो कितने से है 20,000 से। सर ये ट्रेड इन की अमाउंट कहां से आई है? कलसूम 48,000 का एसेट मैंने परचेज किया था, वो कहते हैं 28,000 रुपया बैंक के थ्रू पे किया, इसका मतलब बाकी अमाउंट हमें पे नहीं करनी पड़ी क्योंकि उतने का हमारा पुराना एसेट सेल हो गया। यानी 48,000 में से 28,000 पे किया आपने, बाकी 20,000 आपका पुराना एसेट जो 36,000 का था वो सेल ही हो गया ना एक तरह से, क्योंकि उतने पैसे आपको पे नहीं करने पड़े पार्ट एक्सचेंज में, उतनी अमाउंट आपको पे करने से बच गई। हम टोटल करते हैं जी इसका, और मैंने आपको बताया था कि जो एसेट आपका पार्ट एक्सचेंज हो रहा है उसको आप किस तरह ट्रीट करेंगे, जैसे सेल हो रहा है। जो नया एसेट परचेज करने की एंट्री है वो तो मैं पास कर चुका हूं। टोटल करने से कितना आता है जी हमारा 1,24,000 प्लस 48,000 का हमारा एसेट है, ये आ जाएगा 1,72,000। ये आपका आ जाएगा 1,72,000। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्पोजल, और डिस्पोजल की आपने कॉस्ट माइनस करनी है। जो एसेट पार्ट एक्सचेंज हो रहा है वो डिस्पोज ही हो रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी है 36,000। सर ये कहां से आई है? देखें, जो एसेट बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट दी हुई 36,000। आपको पता है एसेट अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट, इट इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट परचेज्ड एंड क्रेडिटेड विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। तो वो हम कॉस्ट प्राइस से ही रिकॉर्ड करते हैं हमेशा। ठीक है जी, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया और हमने 36,000 जो है वो उसको लिख लिया। आगे जो है वो आपका आ जाता है 31/12 को आपका क्या आ जाएगा कैरी डाउन, वो आपका आ जाएगा 1,72,000 माइनस 36,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,36,000। तो ये हम लिख लेंगे 1,36,000। ये आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन 1,36,000। ओके जी, ब्रॉड डाउन आपका आ गया 1/1 को 1,36,000 का। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे हम, आगे क्या होगा। आगे आपने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। आपको पता है उसको ब्रॉड डाउन में लिख चुका हूँ। साल के एंड में आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, उसकी एंट्री होती है इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? इनकम स्टेटमेंट की वजह से। और 1/7 को जो एसेट आपने बेचा है, जो पार्ट एक्सचेंज की असल में बेच ही रहे हैं ना एक तरह से, उसकी डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जितने का वो जितनी उस पर डेप्रिसिएशन हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, आपको वो मेजर जो है वो करनी पड़ेगी। वो आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन नेक्स्ट ईयर का, यहाँ पे जो आप लिखेंगे जो आता है। अब जरा वर्किंग कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। तो कलसूम, जब व्हेन देयर इज ऑलरेडी बैलेंस इन एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वहां हमारी वर्किंग की कैलकुलेशन बदल जाती है। मैंने समझाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से। उसके होते हैं 3 स्टेप्स। पहला है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द न्यूली परचेज्ड एसेट। जो नया एसेट आपने परचेज किया उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। वो कितने का परचेज किया आपने? 48,000 का, और डेप्रिसिएशन रेट 25% है, एनुअल बेसिस है, तो मंथ पर तो हमने जाना नहीं है, उसका हम 48,000 का 25% ले लेंगे, तो उस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड। जो एसेट बेचा उस पर डेप्रिसिएशन लेनी है, ओनली इन केस ऑफ मंथ टू मंथ बेसिस, लेकिन सिर्फ तब लेनी है अगर मंथ टू मंथ बेसिस हो, यहाँ एनुअल बेसिस है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड आप एसेट बेचने पर नहीं करेंगे। लास्ट आपका आएगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द एग्जिस्टिंग एसेट्स। उसको जरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखें, जो एसेट आपने आपके पास पहले से पड़े हुए एग्जिस्टिंग एसेट वो 1,24,000 के, इसमें से मैंने 36,000 कॉस्ट एसेट बेच दिया, उस पर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी। क्यों बेटा? वो सेल कर दी है और एनुअल बेसिस है, जिस साल एसेट बेचे ने उस साल उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, 8,000 आ जाएगा। फिर इसमें से 54250 जो डेप्रिसिएशन हो चुकी है आपकी अब तक, उसमें से माइनस कर देंगे। जो एसेट बेचा है उस पर जो डेप्रिसिएशन हुई है वो माइनस करेंगे, तो आपकी बुक वैल्यू आएगी। अब आपका सवाल उठता है सर ये क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 1,24,000 में से 36,000 माइनस किया, इस एसेट पर मुझे डेप्रिसिएशन नहीं लेनी क्योंकि आपने सेल कर दिया है, बाकी रह गए 88,000 के एसेट। सर इस पे निकालें 25%, गलत हो जाएगा क्योंकि ये रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट है। 88,000 रिमेनिंग एसेट की कॉस्ट है। मुझे रिमेनिंग एसेट की क्या चाहिए? मुझे उसकी चाहिए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के लिए मुझे उस पर जो डेप्रिसिएशन अब तक हुई है वो माइनस करनी पड़ेगी, और वो माइनस करने के लिए मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 36,000। आपने उसे परचेज कब किया था? 1 जनवरी को। तो जनवरी 14 से 14 में हुई, 15 में हुई, और 16 में कितनी हुई? 6 मंथ्स की। लेकिन 16 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एनुअल बेसिस है,
आप 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। 36,000 पर पहले आप लेंगे कितना 25%, ये आपके पास आ जाएगी 9,000। फिर 36,000 में से माइनस करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 9,000 आपके पास कितना आ जाएगा 27,000। इसमें निकालेंगे आप 25% पूरे साल की, और उसके बाद अगले साल भी 6 महीने आपने एसेट यूज किया है, लेकिन आप उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एनुअल बेसिस है। अगर मंथली बेसिस होता तो मैं डेफिनेटली कैलकुलेट उस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता। तो ये आपकी आ जाएगी 6750। सो द टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल इज 15750। सर बेचा उस पर डेप्रिसिएशन अपने कितनी हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल इज 15750। वो हम यहाँ भी लिखते हैं, आपको पता है, यहाँ से निकाल देते हैं ना। वो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन में से चार्ज फॉर द ईयर निकालने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि आपके पास बाकी डेप्रिसिएशन वो बचे उन एसेट्स की जिनको आप अभी भी यूज कर रहे हैं। ये आपकी आ जाएगी 38,500। ये हम माइनस कर देंगे 88,000 में से, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी रिमेनिंग एसेट्स की जिनको आप अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आ जाएगा 49500। 49500 इसका हम ले लेंगे 25%। आपका आ जाएगा 12375। 12375 में आप 12,000 ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी विच इज चार्ज फॉर द ईयर, और वो आपके पास आ जाएगी 24375। 24375 इसकी एंट्री हो जाएगी इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 24375 से, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। इसका अब हम टोटल कर लेंगे अकाउंट को जैसे करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 78625, उसमें से माइनस कर देंगे आप जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो जाएगी 15750, तो कैरी डाउन जो है वो आपका आ जाएगा 62875। आपको पता है कि जो एसेट बेचते हैं उसकी हमारी 4 एंट्रीज होती हैं डिस्पोजल की। एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, ये क्रेडिट की है, और डिस्पोजल अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। मैं बनाता हूँ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और एंट्री भी साथ साथ आपको बोल के बता रहा हूँ, लिख के बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हम एंट्रीज काफी दफा डिस्पोजल की डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। तो पहली एंट्री होती है डिस्पोजल की, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और एसेट अकाउंट हमारा मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। 36,000 से आपका डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए 36,000 डेबिट साइड पे लिखूंगा। यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, मोटर व्हीकल का, और यही अमाउंट मोटर व्हीकल अकाउंट में क्रेडिट भी हो रही है, किसकी वजह से, डिस्पोजल की वजह से। दूसरी एंट्री हम क्या पास करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन से, और वो क्या होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है हमारा, डिस्पोजल अकाउंट जो है हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है विद द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, और उसकी अमाउंट कितनी है 15750। ठीक है जी। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखें डेबिट हो रहा है, ये देखें 15750 से डिस्पोजल की वजह से, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इससे 15750 इसकी वजह से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। एंट्री से हमने यहाँ पे पोस्टिंग करनी जी। उसके बाद सेल प्रोसीड्स हैं, सेल प्रोसीड तो आएंगे नहीं क्योंकि कैश तो मिला नहीं है आपको। आपको तो क्या हुआ है, ट्रेड इन हुआ है। मैंने बताया था आपको कि जो ट्रेड इन आप करते हैं वो आपके असल में पुराने एसेट का बिकी तो गया है, और वो अमाउंट कितनी है 20,000 जो ऊपर मैंने शो की है, ये देखिए ट्रेड इन। जो एसेट आप बेसिकली ट्रेड इन कर रहे हैं उसको आप यही सपोज करते हैं कि वो एक तरह से उतनी अमाउंट का सेल हो गया है। अगर आप गौर करें तो आपकी डेबिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है इस सवाल में, और डेबिट साइड अगर बड़ी होगी तो आपको लॉस है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो आपको प्रॉफिट है। डेबिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, दैट्स व्हाई यू हैव सस्टेन्ड ए लॉस, और वो लॉस हमारा कितना आ जाएगा 50 का हमारा लॉस आ रहा है। इसको किस नाम से लिखेंगे हम, इनकम स्टेटमेंट के नाम से, और ये एंट्री भी इसकी हम पास कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद, और वो क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ट्रेड इन की एंट्री हम क्या पास करेंगे,
तो ट्रेड इन की एंट्री भी मैं आपको पास करके दिखा सकता हूँ। वो हमारी क्या होगी, कैश की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेड इन, क्योंकि हम तो बेच ही नहीं रहे ना, और डिस्पोजल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, कितनी अमाउंट से, 250 कह रहा हूँ, सॉरी, 20,000 से, तो कितने का ट्रेड इन हो रहा है ना हमारा एसेट जो है। ठीक है जी, तो ये एंट्री जो है वो हम पास करेंगे इस अकाउंट के अंदर। आप देखें ट्रेड इन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे ट्रेड इन डेबिट हो रहा है, तो ट्रेड इन का अकाउंट भी खत्म हो गया और डिस्पोजल अकाउंट भी खत्म हो गया, क्योंकि वो डिस्पोजल अकाउंट को हमने इनकम स्टेटमेंट में हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। ये है पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट का हमारा टॉपिक, जो एक सवाल था। एक और आधा क्वेश्चन और भी देख लेंगे, अगर हमने करना होगा तो उसको भी हम कंसिडर डेफिनेटली कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसमें बताएं, कोई मसला है आपको तो बताएं जी। अब आप एनी प्रॉब्लम यू वांट टू आस्क, प्लीज यू कैन आस्क मी। समझ आ गई है? नहीं सर, थैंक यू, क्लियर है। जी सर। आपकी आवाज तो खैर नहीं आ रही जी। कलसूम का मसला तो बताएं, समझ आ गई है आपको? जी सर, आ गई है समझ। कलसूम कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं सर, आ गई है समझ। आपकी आवाज भी नहीं आ रही मुझे, मेरा स्पीकर तो खुला है। कलसूम कोई मसला है तो बताएं, समझ आ गई है आपको? हेलो? सर आपका वॉइस खराब आ रही है आप आवाज। दोनों की आवाज नहीं आ रही, अब दोनों की ही आवाज। सर हमें आ रही है, आपको नहीं आ रही। हम मेरा ख्याल है कोई स्पीकर मेरा शायद बंद हुआ, इधर से देखूं मैं। हाँ, माइक बंद है मेरा, सॉरी। ठीक है जी, समझ आ गई? ओके है जी सर, आ गई समझ। तो ये हमारा था जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा था जी पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट का टॉपिक, और इसका एक सवाल है, 2-3 सवाल इसके हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक सवाल जो है वो आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर, लास्ट में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनमें है पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन एसेट का टॉपिक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, ये आप घर में कर सकते हैं। मई जून 14-21 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन 15 मई जून 14-21 में आया था, मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं बाद में। और उसके अलावा जो है वो आया था ये मई जून 16-22 में भी आया था। तो मई जून 14-21 और मई जून 16-22, और कल जो मैंने क्लास में भी कंज्यूम करवाया था सवाल, उसमें भी पार्ट एक्सचेंज था, तो वहां से भी आप पार्ट एक्सचेंज को देख सकते हैं, डिस्पोजल को। तो ये हमने जो है वो सॉल्व कर दी है। ठीक है सर। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू वेरी मच जी। ओके, अल्लाह हाफिज। सर मुझे बताइएगा कि वो जो आप वाली बुक है हाँ जी, वो कहाँ से मिलेगी? वो मैं ही दूंगा आपको। बेहतर है कि वो ले लें आप, वैसे बात भी ठीक है आपकी, मैं इंशाल्लाह ताला आपको दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।